हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अ, अभी तक मैंने फाइनेंस की वीडियोस पोस्ट कर दी हैं। तो फाइनेंस 1 पे वीडियो आ चुका है एंड फाइनेंस 2 करके वीडियो आ चुका है। फाइनेंस का पार्ट 3 एंड इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 आई एम होपिंग कि आज मैं रिलीज कर सकूं। ठीक है। ऑल्सो आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल बिकॉज यू गाइस सेड मी कि पीडीएफ्स भी शेयर करने के लिए, तो आई हैव डन दैट। और उसपे मैंने फ्रिक्वेंटली सारे पीडीएफ्स शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो उसपे आप देख लेना। ऑल्दो मेरा ये कहना रहेगा कि पहले वीडियोस को देखो। मोस्ट ऑफ द चीज अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, तो बेसिक कवर करने के लिए है कि तुमको पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना है हमें यहाँ पे? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, फाइनेंस की लैंग्वेज। व्हाई? ताकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो हम समझ पाए कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड क्या कह रहा है। और अगर हम एक दो बार पढ़ेंगे तो बाकी के स्कीम्स में जब वो वर्ड्स आने लगेंगे तो आप उससे ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाओगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? आंसर मेकिंग का बेनिफिट होगा कि आप आंसर मेकिंग के टाइम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज कर पाओगे, क्योंकि हमको बेसिक लैंग्वेज बोल के आंसर नहीं बनाना है। ऑल्सो एक और बात ये थी कि इस वीक में ही मैंने देखा कि 4-5 स्कीम ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है? जिसमें से तो 2 बहुत मेजर स्कीम्स हैं और 2-3 वाज़ वेरी मेजर स्कीम्स व्हाइल 1 सेकंड रुक जाना। हाँ। 2-3 वाज़ वेरी मेजर स्कीम्स, जिसमें से एक तो मैंने देखा कि रिपोर्ट आई थी एनआरएलएम की। ये एक अभी ऐसा नहीं है कि ये स्कीम बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक-एक दिन करके हम स्कीम को भी पढ़ेंगे। अभी हमको उसको पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना है, बस हमको समझना है कि स्कीम है क्या? क्योंकि एक स्कीम होती है, एक स्कीम के अंदर उसकी सब स्कीम्स होती हैं। अब किसके अंदर कौन-सा कंपोनेंट है, अगर ये अभी हमको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार बहुत सारा स्कीम जब हम पढ़ने लगेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे कि हम ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसीलिए आज से एक-एक करके हम स्कीम को कवर करते हैं, ताकि हमारा इस मंथ का टोटल स्कीम्स इस मंथ में ही कवर हो जाए। क्योंकि फिर अगले मंथ में कुछ स्कीम्स आएँगी और अगर मान लो कि एक ही स्कीम में कुछ नया कंपोनेंट ऐड करके नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ किया जाता है, तो वो शिट हमारे लिए हेवी नहीं होगा। सॉरी, नॉट शिट। सो बेसिकली वो चीज़ हेवी नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके कंपोनेंट्स पढ़े, तो हमको बस एक एडिशनल कंपोनेंट उसमें ऐड कर देना है, जो कि हम पढ़ सकते हैं आराम से बाद में। ठीक है? तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि मुझे बहुत लंबा-लंबा वीडियोज़ नहीं बनाना है। लेट्स जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग आवर वीडियो। तो ऑब्वियसली ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसका 2025-26 का रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुआ है, ठीक है? तो ये रिलीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम जून-जुलाई के टाइम पे होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज़ वापस से रिपोर्ट आएगी, नहीं, ये तो ईयर एंड में आएगी। तो तब तक जो भी डेटा होगा, वो इसके ही थ्रू चलेगा। तो पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसमें कोई कंपोनेंट इन केस मान लो कि ऐड हो जाता है, तो बाद में उसको बस हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? आईडीके व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग? 1 मिनट। फाइन। तो देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले जो स्कीम, उसका हम लोग को नाम समझना है, दीन दयाल अंत्योदया योजना, जिसको हम बोलते हैं डे, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम, ठीक है? तो स्कीम का नाम है डे एनआरएलएम। क्यों हमको इसको पूरा नाम याद रखना जरूरी है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि स्कीम है किस बारे में। और क्यों उसको शॉर्ट फॉर्म को भी कंसीडर करना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में आपको इतना बड़ा नाम नहीं लिख के दिया जाएगा। अगर आपको सॉरी, हाँ, एमसीक्यूज में भी नहीं लिख के दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं लिख के दिया जाएगा, बट आंसर फॉर्म करने समय ये याद रखना है। इसको लॉन्च किया गया था जून 2011 में, बट फिर अभी आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इसको चेंज कर दिया गया था, इसका कंपोनेंट। और अभी करेंटली इसका बजट कितना है? 19,000 करोड़, ठीक है? ये मैं फिर वीडियो में लिखना भूल गई हूँ, बट ये बता दिया मैंने कि 19,000 करोड़। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कोई भी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कब होती है? जब वो जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और ये किसी जगह पे 60-40 के रेशियो में होता है, किसी जगह पे 90-10 होता है, और बाकी कहीं 75-25 के कंपोनेंट में भी होता है। पर हमेशा हर जगह ज्यादा कंपोनेंट किसके लिए रहेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। ये चीज समझ में आ गया?
कि क्यों ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं हम इसके बारे में। Now DNRRM is implemented by Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development को हम लोग MORD बोलते हैं। तो बहुत सारे जगह पे जहाँ आपको MORD पढ़ने मिले, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ, MO इज वेरी कॉमन बिकॉज हर मिनिस्ट्री के आगे मिनिस्ट्री ऑफ लिखा रहेगा। आपको ये MORD को समझना है कि रूरल डेवलपमेंट। धीरे धीरे जब आप स्कीम्स पढ़ने लगेंगे तो ये मिनिस्ट्री आपको फेमिलियर लगने लगेंगी, एक बार में नहीं लगेंगी, कॉमन बात है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। The DNRM is implemented by MORD in collaboration with the State Rural Livelihood Mission. So I think this is something which doesn't seem so heavier. तो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? To reduce poverty by enabling the poor household to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis through building strong institution of the poor. Okay. तो बेसिकली इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको पॉवर्टी रिड्यूस करना है ताकि पुअर हाउसहोल्ड को एक्सेस मिल सके गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? So self-employment is when you are the boss. No matter what kind of work you are doing, अगर आपकी एक छोटी सी शॉप ही है, पर अगर उसको आप चला रहे हैं, तो आप वहाँ के ओनर हैं, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा कि जब आप सैलरी दो, यानी कि आपके पास एक जॉब है, पर आपके बॉस आपको सैलरी पे करते हैं। रिजल्टिंग इन अप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट इन द लाइवलीहुड्स, कोई भी काम करने से आने वाले पैसे ही हैं, और पैसे आने से हमारा लाइवलीहुड यानी कि हमारा डेली लाइफ सही हो जाएगा। द मिशन सीक्स टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव थ्रू 4 कंपोनेंट्स। तो अभी हम देखे हैं कि मिशन हमारा 4 कंपोनेंट से डील कर रहा है। नंबर 1 इज सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड सोशल इंक्लूजन। अभी देखो, एक वर्ड है सोशल मोबिलाइजेशन, एक वर्ड है सोशल इंक्लूजन। मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये एक बंदा है और इसका माइंडसेट को हम मूव कर रहे हैं। एक इंसान हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई, आपने अपने घर पे कॉल किया, आपके घर वालों ने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा सिचुएशन हुआ, आपकी प्रॉब्लम हुई, आपने घर पे कॉल किया, आपके घर वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे करो, तब तुम ये चीज समझ जाओगी, तुम कर लोगी। तो फिर आपका काम आपने खुद किया। ये एक डिफरेंट सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, ये एक डिफरेंट सेंस ऑफ रियलाइजेशन है। इस चीज में आपको क्या फील होगा कि अब आपने अपने काम खुद किया है, तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी कि हाँ, अब मैं इस प्रॉब्लम में दोबारा नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे कोई दूसरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना है, तो हम इसको सही से करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सेम यही सेंस ऑफ रियलाइजेशन गवर्नमेंट कराना चाहती है लोगों को कि अगर आप अपना काम खुद करेंगे, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि दूसरा, आप किसी दूसरे का चीज यूज कर रहे हैं। रोड भी आपका है, पानी भी आपका है, सड़क भी आपकी है, सब कुछ आपका है, तो आप उसको अपने हिसाब से गवर्न भी कीजिए, अपने हिसाब से उसको सही से भी रखिए। इस चीज को बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन, इस आइडिया को लोगों के माइंड में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। अब सोशल इंक्लूजन क्या होता है? अब लोगों को समझ आ गया कि हाँ, ये रोड हमारी अपनी है, पर हम इसको ध्यान से रखेंगे। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी मेंबर है जो बोलता है ठीक है, हमको इस गांव में इस जगह पे रोड चाहिए, तो सरकार आपको बात सुना कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे रोड चाहिए, आपका नीड है, ठीक है, हम आपको पैसे एलोकेट करेंगे, आप इसको यहाँ रोड पे ले लीजिए। अब बंदे ने कहा कि लेकिन हमें यहाँ पे पानी की भी जरूरत है, एक जगह पे, एक जगह आप ट्यूबवेल लगवा दीजिए, क्योंकि अम, एक जगह आप ट्यूबवेल लगवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो पानी की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपको 2000 करोड़ तो हमने रोड के लिए दिए ही हैं, साथ में आपको हम 100 करोड़ एक्स्ट्रा देते हैं वेल के लिए। ये जो सोशल इंक्लूजन हुआ, ये डेवलपमेंट का पार्ट हुआ। रोड वाज a basic mandatory thing that the people needed, but the well was additional that people demanded। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, तो हम आपको ये भी देंगे। तो जब सोशल मोबिलाइजेशन होगा, तो उससे आएगा सोशल इंक्लूजन। I hope you are clear between the point what is social mobilization and social inclusion. If you read somewhere social mobilization, तो वहां पे कम्युनिटी की बात चल रही है। एंड इफ यू रीड समथिंग लाइक इंक्लूजन, वहां लोगों को साथ में लेके एक हेड चल रहा है। द हेड कुड बी कम्युनिटी हेड, द हेड कुड बी गवर्नमेंट और एनीबडी।
तो आई थिंक कि ये एक सेकेंड, ये इतना टफ नहीं था समझने में कि हमने सोशल मोबिलाइजेशन और इसके बीच का डिफरेंस समझ लिया है। अभी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात समझ लेते हैं। सोशल इंक्लूजन है कि हमने डिमांड किया और हमारे डिमांड को सरकार पूरा कर रही है, लेकिन सरकार पूरा किसके थ्रू करेगी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू करेगी, राइट? तो सरकार कहती है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको बिल बनाने के लिए तो हम देंगे, पर हम आपको 80 करोड़ तो दे ही रहे हैं। ये 80 करोड़ ठीक है, उसको 82 करोड़ चाहिए, ठीक है, वेल बनाने के लिए। तो हम आपको 80 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ आप जमा कीजिए, पर अगर इसमें भी कुछ कम लगेगा तो वी विल ऐड, बट स्टिल ट्राई कि आप भी 2 करोड़ अपने हिसाब से जमा कीजिए। तो गवर्नमेंट आपको 80 करोड़ दे रही है और आप अपने से भी 2 करोड़ ऐड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सोशल इंक्लूजन के साथ सोशल मोबिलाइजेशन भी समझ रहे हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। गॉट इट? अभी सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का क्या मतलब हुआ? जब हम सोशल मोबिलाइजेशन करेंगे, जहाँ हम खुद को एक वर्कर की तरह नहीं देखेंगे, एक पार्ट देखेंगे, लीडरशिप यहाँ नहीं है, कम्युनिटी मेंबरशिप है। हम सब इक्वल हैं, हम सब साथ में काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो हेड। द हेड इज़ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट विल इंटरवेन जब हमें हमारी कोई एक्स्ट्रा डिमांड होगी, तो वो गवर्नमेंट पूरा कर देगी। नाउ अब ये होगा किसके थ्रू? ये तो इसके लिए पैसे ही चाहिए, तो फाइनेंस के थ्रू होगा। गवर्नमेंट कह रही है आप आधे पैसे दो ना, हम आपको 99% पैसे दे रहे हैं, पर आप 1% पैसा तो खुद का लगाओ। आई एम सॉरी, व्हाट हैपेंड? एक सेकंड। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको दे रहे हैं, 1% आप खुद का लगा लो। इसमें भी आपसे नहीं लग पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। जब हम ये सारी चीज़ों को करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स तो होंगे ही ना हमारे, क्योंकि हमने अब हम सस्टेन कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम काम भी कर रहे हैं और काम से हमारे गांव को फायदा भी हो रहा है और इनडायरेक्टली हमें ही फायदा हो रहा है। तो it was just about sense of responsibility. I hope it made sense and you are not confused between the word social inclusion and mobilization. ये पढ़ना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे सोशल इंक्लूजन लिखा रहेगा, तो हम सोशल इंक्लूजन को सोशल मोबिलाइजेशन नहीं समझेंगे। ठीक है? एक सेकंड, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? चलो बाद में सही करेंगे। चलो की प्रोग्राम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कि हम आपको फैक्ट्रीज तो बना के देंगे, पर हम फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को भी बनाएंगे ताकि उनके पास भी इतनी कैपेसिटी हो कि गांव में अगर एक फैक्ट्री बनी है तो गांव के लोग मिलके उसको चला भी लें। तो गांव में फैक्ट्री बनाना इज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पर उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए गांव से ही लोगों को सस्टेन करना इज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो प्रोग्राम इस पे किस में फोकस करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन पे और क्लस्टर लेवल फेडरेशन पे। सो दिस इज हायरार्की। हायरार्की मतलब कि एक स्टेप बना हुआ है कि पहले एसएचजी बनेंगी, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका ये मतलब हो गया कि 10 लोग हैं, ये खुद ही साथ में काम करेंगे कम्युनिटी बन के। ठीक है? जब ये कम्युनिटी 10 से 100 पे चली जाएगी, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं रह सकती, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो 20 लोग अब एसएचजी में है, लेकिन 80 लोग जो पहले आए थे अब वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो चुके हैं, या फिर ये 100 लोग मिलके ही विलेज ऑर्गेनाइजेशन बन गए। अगर ग्रुप इससे बड़ा हो जाता है, तो फिर अगर तुम तो फिर हम स्पेशलिटी वाइज इसको बांट देते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग एग्री में अच्छे हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ लोग लीडरशिप में अच्छे हैं। तो ये क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अलग अलग क्लस्टर सबको मिलेगा और तब ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। आई होप दिस इज नॉट समथिंग जो कि डिफिकल्ट लगा हो समझने में यहाँ पे। आई डोंट नो क्यों ये इरेजर नहीं काम कर रहा है। 1 मिनट रुक जाना। Clearly, I do not understand. एक सेकंड। Did I did something जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा? ओके फाइन, लेट्स मूव। अच्छा ये नहीं कंप्लीट हुआ अभी। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर यहाँ पे बात किया गया सोशल इंक्लूजन का और सोशल डेवलपमेंट का।
They NRLM drive social behavioral change communication to encourage rural communities to adopt healthier practices. अभी देखो इसका क्या स्कीम चाह रहा है, स्कीम कह रहा है कि हम सोशल डेवलपमेंट लेके आए सोशल इंक्लूजन के थ्रू। ठीक है, सोशल इंक्लूजन यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट का बात चल रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि डे एनआरएलएम ड्राइव करता है सोशल बिहेवियरल चेंजेस के लिए। सोशल बिहेवियरल चेंजेस क्या है? ये वही फीलिंग है कि ये जो रोड बन रही है, ये रोड आपको दिया नहीं जा रहा है, आपके लिए आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप ही संभालिए। तो ये यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे देना गवर्नमेंट का काम है, पर काम को करने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक का काम आपका अपना होगा। तो ये आपकी अपनी सड़क है। अब मान लो कि गाँव के 4 बंदे मिलके गाँव को बनाया और उसमें लोग भी सपोर्ट किया, सब पैसा दिया, तो फिर वो रोड कैसे नहीं अच्छे से उसका ध्यान वो लोग क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उस चीज़ को हम सेंस ऑफ अपना समझेंगे। यही सोशल बिहेवियरल चेंज है। तो मेंटल इम्पैक्ट लेने का ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट, दैट्स इट। आई डोंट नो ये रहते-रहते बीच में मेरा इरेज़र आज क्यों नहीं काम कर रहा है? अ, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन के बारे में क्या सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कि कम्युनिकेशन टू एनकरेज रूरल कम्युनिटीज टू अडॉप्ट हेल्दियर प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट सर्विस को हम यूटिलाइज कर सके, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान और मोर। तो ये अलग अलग मिशन के नेम है। तो ये जैसे कि अगर रोड है तो रोड बना दिया, अब रोड को साफ रखना है तो वही स्वच्छ भारत मिशन। अगल बगल घर में लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए पोषण अभियान। तो ऐसे अलग अलग मिशन के साथ इसको कन्वर्ज किया गया है ताकि लोगों के खाने, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का ध्यान रखा जाए। जहाँ वॉश का मेंशन कहीं पे भी किया रहेगा, इसका मतलब है जहाँ पे भी कहीं पे वॉश को मेंशन किया गया है, सॉरी, इसका मतलब है कि वहाँ वाटर, अगर हम स्कीम पढ़ रहे हैं तब, ठीक है, सैनिटेशन प्लस हाइजीन का बात चल रहा है। ठीक है, आई नो इट्स थोड़ा सा मेसी, बट अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो इट नॉट अबाउट द डेकोरेशन, इट जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। सो आई थिंक दैट इट मेक सेंस। अब यहाँ क्या लिखा है कि पीआरआई का कन्वर्जेंस भी हो और सीबीओ के साथ। अभी हमारे दिमाग में आता है कि पीआरआई और सीबीओ है क्या, राइट? ऑब्वियस बात है कि दिमाग में आएगा ही। एक मिनट रुक जा, इसको मिटाने दो, इतना कचरा में तो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, डिड इट। पीआरआई का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। गाइस माय हैंडराइटिंग इज इम्प्रूविंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर सीबीओ का मतलब होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी मेंबर के लोग हैं, जिसमें हर तरह का बंदा हो सकता है। और पंचायती राज में विलेज लेवल के लोग हैं, यानी कि जिसमें डिसीजन मेकर्स भी आते हैं हमारे पंचायत के, जैसे कि ग्राम सभा के लोग होते हैं, पंच होते हैं, ये सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक सेकेंड, गाइस दिस इज, बाप रे, आई एम जस्ट डन। ठीक है, तो पीआरआई और सीबीओ का भी समझ में आ चुका है। ये सारा सम यहाँ तो है ही, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, तो वहां भी समझ में आएगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो क्या है कि डे एनआरएलएम प्रोवाइड्स क्रिटिकल सपोर्ट इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज हम गांव के इलाकों को बोलते हैं, बाय डिप्लॉइंग वुमेन। डिप्लॉइंग का मतलब होता है, यहाँ डी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हटाया जा रहा है, यहाँ इंक्लूजन की बात चल रही है कि जहाँ हम विमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस बीसी सखीज इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विस, लोन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक पेंशन और इंश्योरेंस। तो बीसी सखीज क्या है, जो लोगों को हम
जो लेडीज को या फिर जो औरतें हैं, एक सेकंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बट दिस इज वेरी ओह सॉरी। ठीक है, बीसी सखी को हम बोलते हैं, सिंपल से पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम उसका बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, जो क्या करती है, इनको ट्रेनिंग मिलती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे मिलती है, क्या होता है। फिलहाल के लिए हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी हम औरतों को ही प्रमोट कर रहे हैं, वीमेन आर गेटिंग प्रमोटेड। कि बीसी सखीज होती है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, ये डिलीवरी करती है बैंकिंग सर्विस के, इवन लोन्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में भी बताती है। लाइवलीहुड हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो हमारा फार्म लाइवलीहुड है और दूसरा हमारा नॉन फार्म लाइवलीहुड्स है। फार्म लाइवलीहुड्स ऑब्वियस सा बात है, जिसमें वुमेन फार्मर्स हैं जो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कर रही है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कर रही है, बेटर मार्केट एक्सेस। मेन आर वर्किंग ऑलरेडी, स्कीम्स आर सपोज टू empower विमेन, इसका एक टारगेट है, क्योंकि मेन को हम फार्मर्स को भी इसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन विमेन आर द टारगेट। ठीक है, क्योंकि इनकी कंडीशन ज्यादा ही है। अभी हम आते हैं नॉन फार्म पे। जो लोग एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे हैं, बियॉन्ड एग्रीकल्चर, जैसे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस का पार्ट है, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो इनका पार्ट है, उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं। अभी डे एनआरएलएम जो है वो बॉटम अप अप्रोच से चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डे अप्रोच, दे एनआरएलएम इनकॉर्पोरेट्स अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप्रोच का मतलब ये है कि ये नहीं कि जो सबसे स्ट्रांग है हम उसको पहले डेवलप करेंगे, नहीं, पहले जो ग्राउंड लेवल का बंदा है वो डेवलप होगा, फिर उसके ऊपर का, फिर इसके ऊपर का, ताकि हमारा एक बेस बन पाएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, बॉटम अप अप्रोच। गॉट इट। अभी क्या है, International Initiative for Impact Evolution 3I supported by the World Bank highlighted the significance of Day NRLM। तो टू भी इसको करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेट करूंगी। डे एनआरएलएम एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम बन चुका है जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल इवोल्यूशन फॉर इम्पैक्ट इवोल्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 3I। तो ये याद रखना है हमको, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट एवोल्यूशन। तो ये सपोर्ट करता है डीएनआरएम के बारे में, और ये बता रहा है कि डीएनआरएलएम को कैसे जज करना है हमको। तो व्हाट वर्क्स फॉर whom, व्हाई, एट व्हाट कॉस्ट। तो ये जो स्कीम है ये किसको, इसमें क्या काम हो रहा है, किसके लिए काम हो रहा है, क्यों ये काम हो रहा है, और कितने पैसों पे ये काम हो रहा है, ये चीज को मेजर करता है। ठीक है, अभी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो ये हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से डीएनआरएलएम मदद कर रहा है लोगों को। एक तो बैंक की चीजों के लिए ट्रेन करके, तो उनको हमने पढ़ा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। दूसरा हमने पढ़ा कि ये फार्म लाइवलीहुड के लिए मदद कर रहा है, जिसमें कि फार्म से रिलेटेड, एग्री से रिलेटेड वुमेन है। और तीसरा नॉन फार्म लाइवलीहुड से है, जिसमें एग्री को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए है। तो जो बैंक सखीज हैं उनको हम बोलते हैं, सॉरी, जो बैंक के लिए काम कर रही है उनको हम बैंक सखीज बोल रहे हैं। जो कृषि के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जो फार्मिंग के लिए काम कर रही है, उनको हम कृषि पशु या सखीज बोल रहे हैं। और बाकी आ, एक सेकेंड, हाँ, और ये जो है, सॉरी सॉरी, वन सेकेंड, आई हैव डन अ मिस्टेक। जो बिजनेस के लिए, बैंक के लिए काम कर रही है, उनको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो बोल ही रहे हैं। जो कि एसएचजी के लिए काम कर रही है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, वो हम बैंक सखीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स बन चुकी हैं, इनको हम ऐसे सखी बोल के एड्रेस करते हैं। अभी यहाँ एक लाइन लिखा है कि बैंक सखीज फैसिलिटेट एसेट क्रेडिट लिंकेज एट बैंक। अब हम सोचेंगे कि ये लाइन तो लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट लिंकेज एट बैंक का मतलब क्या होता है। क्रेडिट लिंकेज एट बैंक का मतलब ये होता है कि, समझो कि जब एसएचजी बनता है तो सरकार बोलती है कि पहले आप कुछ दिन अपने पैसों को रखिए, आप लोग आपस में जमा कीजिए, अगर आप लोग सही तरीके से जमा कर पाएंगे तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा, फिर आपको गवर्नमेंट पैसा देगी। तो जब गवर्नमेंट
credit linkage is the process of connecting self-help groups to formal banking system to move them away from high interest money lenders. तो गवर्नमेंट का बोला कि अब आप रिस्पॉन्सिबल इनफ हो चुके हैं, तो आपको हम लोग पैसे से सपोर्ट करेंगे, बिकॉज नाउ वी कैन सी दैट यू आर स्मार्ट इनफ। पहले आप अपना पैसा हैंडल कर पाओगे, तब तो फिर आप बैंक का पैसा भी हैंडल कर पाओगे। और जब एक लेवल के बाद जब आप अच्छे खासा तरीके से हैंडल करने लगते हो, तो बैंक इवन गिव्स यू क्रेडिट कार्ड। एसएचजी के लिए क्रेडिट कार्ड भी अलॉट किया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले स्कीम समझते हैं। अब देखो, एनआरएलएम यानी कि दीन, कहाँ गया, एक सेकंड, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये है पूरा मिशन। अब इसके अंडर बहुत सारा मिशन है, ठीक है, ये एक स्कीम है, मेन स्कीम। अब इसके अंदर और सारी स्कीम है, तो धीरे धीरे हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU GKY। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड समवेयर DDU GKY, ये दे NRLM के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और जब दे NRLM को 19,000 करोड़ मिले हुए हैं, ये भी उससे ही फंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं भी कहीं पे अगर इसका सेपरेट फंड लिखा हुआ है कि इसको इतना अलॉट हुआ है, तो समझो कि इसमें से ही उसको इतना अलॉट हुआ है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड ओवर इट। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं पहले बहुत कंफ्यूज रहती थी। आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा इसका इतना है, ये इसका इतना है, तो वो आपको नहीं सोचना है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद देखो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, यानी कि MORD। और उसके बाद इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बोलते हैं, इसलिए DDU GKY है। DDU GKY किसका कंपोनेंट है? NRLM का कंपोनेंट है, और ये 2014 में आया था, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, ठीक है। इट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया स्कीम का ये पार्ट है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? ग्लोबली इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेसिकली इसको लाया गया है। सो दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, एक सेकंड, हमने देखा कि NRLM के अंदर एक स्कीम आता है जिसको हम बोलते हैं DDU GKY। DDU GKY के अंदर दो स्कीम है। पहले स्कीम का नाम है रोशनी। रोशनी एक नक्सलाइट एरिया के लिए स्कीम बनाया गया है, जो, ठीक है। और यहाँ भी 40% कवरेज हमको वुमेन्स को देना है, यानी कि यहाँ जो भी लोग काम करेंगे अगर 100% है, तो उसमें से 40% वुमेन का होना मैंडेटरी है, बाकी का 60% मेन होगा। ये DDU GKY नक्सलाइट एरिया के अंदर दो प्रोग्राम की तरह काम करता है। एक आपका हो गया रोशनी। तो नक्सलाइट एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, तो वहीं पे समझते हैं। दूसरा स्कीम है हिमायत। हिमायत स्कीम जो है, यहाँ आप हिम से याद रख सकते हो, हिम मतलब होता है पहाड़। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का स्कीम है, और जम्मू एंड कश्मीर के स्कीम में 100% सेंट्रल खुद फंडिंग दे रहा है। अगेन डू नॉट गेट कंफ्यूज ओवर इट। 19,000 करोड़ टोटल बजट है DNRLM का, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर है ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण कौशल योजना के अंदर है रोशनी और हिमायती। रोशनी नक्सलाइट एरिया के लिए काम कर रही है, और हिमायती जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही है। बट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का कंडीशन बहुत स्ट्रेंज है, इसी वजह से यहाँ 100% इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ स्टेट को गवर्नमेंट को देने के बाद पैसा इधर-उधर हो जाता है, ठीक है? और इसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद यहाँ पे टोटल काम कर रही है। अब दिस इज क्लियर। अब हमको क्या याद रखना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में, यानी कि DDY GKY के बारे में हमको क्या याद रखना है? सॉरी, DDU GKY। तो स्टेट लेड स्कीम है, ठीक है। ये स्टेट ही इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में मेंशन करना जरूरी था कि वहां सेंट्रल कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट लेवल लेड स्कीम क्या है कि भले फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है, सेंट्रल से, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे हो रहा है।
इसका एज ग्रुप क्या है, 15 से 35 लोग। तो इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो मोस्टली 15 से 35 साल के लोग हैं। इसका काम क्या है, अगर आप सोचो कि इसके अंदर काम क्या कर रहे हैं लोग, तो अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाना चाह रही है, तो इसके यहाँ पे लोगों को क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको जॉब्स भी अश्योर किए जाते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप पूछो कि इसके आगे क्या, इसके आगे जॉब ही है, गवर्नमेंट आपको खुद देगी। मैंडेटरी सोशल इंक्लूजन, यू सी द सोशल इंक्लूजन पार्ट हेयर, यू डोंट थिंक कि ये कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है ना, ये है गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे क्या हो रहा है, सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा है। सोशल इंक्लूजन में SC ST को 50% मिला है, फिर वुमेन के लिए 33% रिजर्व है, और PWD के लिए 5%, और बाकी का फिर जनरल के लिए। और उसके बाद क्या है कि मिनिमम 70% प्लेसमेंट तो देनी ही है, यानी कि मैंने यहाँ काम किया, 100% लोगों ने काम किया, एक दिन में 70% लोगों को तो काम मिलना ही मिलना है। इसमें से 50% लोगों को वेज एम्प्लॉयड देना है। वेज एम्प्लॉयड अभी हमने पढ़ा सैलरीड में, 20% को एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है, ताकि वो खुद से काम कर सके, ठीक है। सैलरी टू द प्लेस कैंडिडेट्स आर गिवन एज पर मिनिमम वेजेस, यानी कि सरकार ने एक मिनिमम वेज सेट करके रखी है, 8,000 या 7,000, तो आपको जिसको भी पेमेंट मिलेगा इसके ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट एंड रिटेंशन सपोर्ट टू द प्लेस क्लब। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट का मतलब है कि आप अगर किसी दूसरे जगह गए काम करने के लिए, तो वहाँ एडजस्ट होने के लिए आपको काम मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का मतलब होता है मेंटल सपोर्ट। मुझे लगता है यार मेरे पास उतना खर्च नहीं है कि सैलरी आने तक 1 महीना मेरा काम कैसे चलेगा, नया जगह आई फील होम सिक एंड ऑल दैट। सो बेसिकली गवर्नमेंट इवन हेल्प्स यू विद दैट काइंड ऑफ थिंग। So the central government is doing literally everything in order to make people employed here in this case. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। यहाँ से आपको कुछ भी नोट करने का जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ सुनने में लग रहा है कि हाँ जल्दी से नोट कर लेते हैं तो कर लो, अदरवाइज PDF टेलीग्राम पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, साफ सुथरा दिया हुआ है, तो यू कैन लुक फ्रॉम देयर। नाउ वी कम टुवर्ड्स आवर सेकंड स्कीम, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेकंड स्कीम अगर मैं इस बात को बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई अलग स्कीम है। डे NRLM, अभी इसके अंदर हमने एक स्कीम पढ़ी DDU GKY, अब दूसरा स्कीम हम इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं RSETI। ये सारे स्कीम्स इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं। ये स्कीम जो कर रहे हैं इसके साथ हम 2-3 स्कीम और बनाए हुए हैं, यही सारे जो कन्वर्जेंस में काम कर रहे हैं, यानी कि साथ मिलके। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग सेंटर दी जा रही है, set up under the sponsorship of public sector, private banks और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यू नो कि प्राइवेट बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक क्या होता है, ये हमने फाइनेंस में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो आई होप कि आप मेरा वीडियो देखो, सारे वीडियोस देखोगे तो कनेक्ट खुद हो जाएगा, ठीक है। और मैं वीडियो बताती हूँ, प्राइवेट वो है जो कि जहाँ पे ओनर का पार्टनरशिप ज्यादा है, और पब्लिक वो है जहाँ गवर्नमेंट का पार्टनरशिप ज्यादा है। सॉरी, एक सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यानी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा है, ठीक है। और इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही देख रहा है। डिमांड ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग, वर्ड्स आर व्हाट यू नीड टू कैप्चर। तो बेसिकली डिमांड ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग है। डिमांड ड्राइवन का मतलब ये होता है कि अगर अभी मार्केट में ऐसे लोगों का काम है जो कि एग्री में रिलेटेड बिजनेस में काम करे, तो हम ट्रेनिंग भी उसी को देंगे, क्योंकि एक सेकंड सॉरी, अभी गवर्नमेंट का नीड है वही है, ठीक है। बट क्या है, to enable trainees to take up self-employment ventures through entrepreneurship development and credit linkage। क्रेडिट लिंकेज हमने अभी पढ़ा है, बैंक हेल्प करती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स का मतलब हुआ कि जो हम अपने मन से अपने स्टार्टअप कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट वेंचर्स बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था DDU-GKY, जहाँ पे बेसिकली 100% में से 70% को एम्प्लॉयमेंट देना था, और उसमें से भी 50% सैलरी रखना था, और 20% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। और CTIS क्या कहता है कि 100% लोग जो भी यहाँ से जॉब लेके जाएंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, यानी कि ये लोग बेसिकली ऑन्टरप्रनोर्स को
बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ के लोग सैलरी देने वाले लोग के कैटेगरी में आएंगे। हो गया? यू अंडरस्टैंड? सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, पोस्ट ट्रेनिंग के बाद भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट का क्या मतलब होगा कि आपको गवर्नमेंट, अगर आपकी ट्रेनिंग भी हो चुका है उसके बाद भी आपको सस्टेन करने के लिए, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट आपको 1 से 2 साल तक का सपोर्ट देगी। जॉब भी गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन इन केस वैकेंसीज नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट इज स्टिल पेइंग यू। इसको भी हम अलग प्रोग्राम के साथ कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज का मतलब आपको पता ही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है 1 करोड़ फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रीएम्बर्सेस और ट्रेनिंग कॉस्ट। जितनी ट्रेनिंग के अंदर पैसा वैसा लगता है वो सब कुछ गवर्नमेंट रीएम्बर्स कर देती है। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐड कर दिया था, व्हेन DDGKY मेक्स एम्प्लॉइज, तो RESET मेक एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स यानी कि जो सैलरी मैच होता है, और एम्प्लॉयर्स को तो सैलरी दे रहे हैं। तो वी आर डन हियर विद दिस। एक सेकेंड। उसके बाद है MKSP। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज हो रहा होगा। उस उससे मैंने अभी बीच में कुछ भी नहीं बोला। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हमारा, देखो डे NLM को हमने पढ़ा नहीं, तो इसमें से हमारा DDU GKY का कंपोनेंट इसके अंदर आया, और इसके अंदर ही आया RSETI। RSETI इसके अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि डे NRLM के अंदर आ रहा है, क्योंकि DDU GKY के अंदर हमने पढ़ लिया 2 कंपोनेंट, रोशनी और हिमायत। तीसरा स्कीम है MKSP, यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, ये फुल फॉर्म तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, ये कोई याद नहीं करा सकता, बार बार पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि एम्पावर कर रहा है विमेन फार्मर को नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक मेथड्स को अपनाने के लिए। यानी कि फार्मिंग करते हैं तो यहाँ विमेन को कहा जा रहा है कि आप पेस्टिसाइड्स बनाओ जो कि ऑर्गेनिक है। इसके लिए फिर वही बात है, ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यहाँ क्या लिखा है, इट इज ए क्लाइमेट रिजाइलियंट स्कीम। व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लाइमेट रिजाइलियंट मींस, कि बेसिकली अगर हम पेस्टिसाइड बनाएंगे जो कि ऑर्गेनिक है, तो वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ हैम्परिंग। तो जो ये प्रोटेक्शन है, ये डायरेक्टली क्लाइमेट को बेनिफिट कर रहा है, तो इसको इसीलिए हम क्लाइमेट रिजाइलियंट स्कीम बोल रहे हैं। इट इंक्रीजेस द नेट इनकम ऑफ द फैमिली बाय ड्रास्टिकली कटिंग डाउन फार्म एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फार्म एक्सपेंसेस ऑब्वियस बात है कम हो जाता है। कैसे हो रहा है? नेट, पहले तो हमको समझना पड़ेगा ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि चेक द वीडियोस, अदरवाइज मुझे ही डबल डबल बताना पड़ रहा है, बट चलो ठीक है, इट्स फाइन। सो बेसिकली ग्रॉस इनकम का मतलब हुआ कि टोटल आपके पास जितने पैसे हैं उसके बाद आपका अपना खर्च क्या है। नेट इनकम यहाँ पे इस कंडीशन में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ खर्च, मान लो कि अगर कोई पेस्टिसाइड्स बनाएगी वुमेन अपने घर में, तो अब ये सब बात है, इफ शी इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग तभी वो बना रही हैं। तो फार्मिंग, जो उनका अपना फार्मिंग होगा वहां वो ये पेस्टिसाइड्स यूज कर पाएंगी। तो पहला बेनिफिट ये, इसको बनाने के बाद ये पेस्टिसाइड वो मार्केट में सेल कर पाएंगी। इससे उनको डबल फायदा हुआ, एक तो इनकम भी होगा, और साथ में सेम चीज वो अपने घर में खुद का बनाया यूज कर लेंगी, तो उनका सेविंग्स भी होगा। तो डबल इनकम है, बस यही चीज गवर्नमेंट बताना चाह रही है। उसके बाद क्या है, ये फिर 60-40 और 90-10 के रेशियो में। अगेन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे 60-40 का रेशियो क्या है। 19,000 करोड़ जो DNRLM को मिला है, उसमें से गवर्नमेंट इसमें जितना एलोकेट करे जब जरूरत पड़े, बस उसको 60-40 में डाइवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप nobody is confused here regarding these things। और जब कोई महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के थ्रू जब काम करता है, तो उसको हम क्या कृषि सखी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा बात है कि हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएगा? ये ऑब्वियस बात है, फार्म जॉब है। अभी हमने फार्म लाइवलीहुड पढ़ा है, और वहां से जो काम करके निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कृषि सखी बोलते हैं। बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो व्हाट यू हैव टू राइट, कि बेसिकली कम्युनिटी सोर्स पर्सन रिसोर्स पर्सन है, और क्योंकि ये एग्री सेक्टर में काम कर रही हैं, तो हम इनको कृषि सखी बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी DNRLM पढ़ा, इसके अंदर DDU-GKY पढ़ा, RSETI आपने पढ़ा, तीसरा स्कीम अभी हमने पढ़ा MKSP यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अभी चौथा स्कीम आता है इस DNRLM के ही अंदर, ये चौथा स्कीम है SVEP, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टार्टअप विलेज का मतलब है कि विलेज को लेके कुछ स्टार्टअप कर रहे होंगे ये लोग, तो उनके पढ़ने से समझ में आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बातें चल रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है क्या होता है, और उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो ये बिल्ड सपोर्ट फॉर नैनो एंटरप्राइजेस। नैनो एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जहाँ पे नैनो वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब समझो कि छोटे से सेल्फ बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको एक छोटा दुकान है लेकिन स्टिल अगर आप ही वहां मैनेज कर रहे हो, आप वहां ओनर हो, आपका कोई बॉस नहीं है, तो फिर क्या है, इसका मतलब है कि आप वहां पे जहाँ तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है तो आप फिर वेज्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम नैनो एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं विद इन द विलेज, तो फिर ये एक पार्ट हो जाता है स्टार्टअप विलेज का। कैसे? तो इसके लिए आपको कम्युनिटी एंटरप्राइजेस फंड अगेन गवर्नमेंट देती है। जब गवर्नमेंट इसको दे रही है यानी कि ये किसका पार्ट है, सोशल इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। ये मैं बार बार बीच में बोल दे रही हूँ ताकि डॉट्स कनेक्ट हो जाए। तो एसएचजी मेंबर्स हमने अभी पढ़ा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ सीड लोन फॉर देयर स्टार्टअप। और ऐसा नहीं है कि एसएचजी मेंबर्स में सिर्फ विमेन है, इसका मेजर कंपोनेंट विमेन है, फिर इसमें मेन भी हैं, ठीक है। इट कंडक्ट्स a market environment study in the block to tell villagers what business is missing, ठीक है। तो मान लो कि कम्युनिटी वाले आए एंड दे आर लाइक कि आई एम सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज हो रहा था इसलिए आई डिड दिस। तो बेसिकली देखो कि यानी कि ये आपका विलेज है, एक कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड इसको डेवलप करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन पैसा ऐसे ही थोड़ी दे दिया जाएगा। एक मार्केट एनवायरनमेंट स्टडी किया जाएगा ब्लॉक वाइज, एक विलेज के हर ब्लॉक में स्टडी किया जाएगा कि आपके विलेज में क्या मिसिंग है और क्या नहीं। इस स्टडी को करने वाले लोग कौन है? इस स्टडी को करने वाले लोग CRP-EP के नाम से जाने जाएंगे, एक कैडरे ऑफ एंटरप्राइज प्रोफेशनल लोकल मेंटर्स। तो बेसिकली दीज पीपल्स आर लोकल मेंटर्स। तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ब्लॉक वाइज और हर प्रोजेक्ट का 4 साल का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि यही MCQ में आता है। द लीस्ट यू विल एक्सपेक्ट समथिंग विल बी इन द MCQ, इसलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। ये कुछ भी नहीं छूटना चाहिए अगर हम एक स्कीम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट एज बार नहीं है, लेकिन एसएचजी मेंबर्स को ही पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है। अगर एसएचजी मेंबर्स को देने के बाद अगर लोन में कुछ भी पैसा बच रहा है या कुछ भी ऐसा है कि हाँ अभी हम और पैसा लगा सकते हैं इस चीज को बनने के लिए, तो ही दिया जाता है। तो कैडरे का एंटरप्राइज प्रोफेशनल आता है, वो 4 साल तक स्टडी करता है, आपका मार्केट एनवायरनमेंट स्टडी करता है, और उसके बाद ये कहता है कि ठीक है आपके ब्लॉक में ये चीजें हैं बट ये चीजें मिसिंग है, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी आर गोना इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स। तो बस उसके हिसाब से ही इंटर इन्वेंट क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। पर स्टिल दिस विल बी कॉल्ड नैनो एंटरप्राइजेस। तो SVEP का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, नैनो एंटरप्राइजेस, क्योंकि हम ब्लॉक लेवल पे छोटे छोटे विलेजेस को डेवलप कर रहे हैं। तो इन द सेंस कि मान लो कि अगर यहाँ पे कहा जाता है कि ठीक है आपके विलेज में जेरोक्स नहीं है, तो ये एक विलेज को ही, एक दुकान को ही इस तरह का मॉडल दिया जाएगा कि ठीक है आपके एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेरोक्स का दुकान होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि जब ये खोल रहा है तो मल्टीपल लोग खोले, मल्टीपल लोग खोल सकते हैं बट कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड से नहीं खोल सकते जो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अभी इसमें भी एक कंडीशन क्या है कि लोन्स अबव 50,000 मस्ट बी अप्लाइड एट ए बैंक। तो फिर आपको गवर्नमेंट क्या कहती है कि पहले आप 50 के बैंक से लोन लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 50 के तक का लोन नहीं मिलता है, अगर 50 के तक का लोन अगर आपको नहीं मिलता है, तो फिर आपको कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड से पैसे मिल जाएंगे। नाउ द फिफ्थ स्कीम, AGY आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना।
Obviously, you can see here, आजीविका means earning and this ग्रामीण एक्सप्रेस योजना यानी कि हाँ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है। मॉडल इसका यही है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा एसएचजी मेंबर्स। तो यू बेसिकली यू कैन सी कि हम हर स्कीम में कन्वर्जेंस जो कर रहे हैं, ये फिर स्कीम है डे एन एनआरएलएम का ही। तो यहाँ पे हम एसएचजी को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली एनआरएलएम इज मेनली अबाउट एसएचजी। सो आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। फिर यहाँ पे स्टेडी इनकम प्रोवाइड किया जा रहा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि दिखे। तो बेसिकली स्टेडी इनकम प्रोवाइड करने का हम कोशिश कर रहे हैं विमेन ऑपरेटर को, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगी। तो मान लो कि ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑटो दिया, एक विमेन ऑपरेटर को। इससे क्या होगा कि गांव में एक ऑटो है अब, जिसके थ्रू लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और बिकॉज जो चीज पर्टिकुलर व्हीकल को यूज कर रहा है उसके पास अपना अर्निंग भी आएगा, तो ये डबल अर्निंग का सोर्स होगा। ठीक है, the SHG Federation decided which routes needs a vehicle। तो यहाँ पे भी हम अगेन SHG रूट्स डिसाइड कर रहा है, यानी कि ये किसका पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ सोशल मोबिलाइजेशन का। ठीक है, फंडिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट अर्न ऑन एग्जिस्टिंग एसएचजी फंड्स। यानी कि अभी जो ऑलरेडी फंड्स जमा कर रहे हैं एसएचजी, उसमें ही आपको फंड्स ग्रांट होते हैं। और इन केस इफ यू नीड समथिंग तो लोन मिल जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे। सब्सिडाइज्ड रेट का क्या मतलब हो गया कि मान लो कि मार्केट में सेम चीज का लोन 7% पे है, तो आपको गवर्नमेंट सेम चीज 4% पे दे रही है, 5% पे दे रही है। अब अगर हम नॉर्मली सोचेंगे कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो इन स्कीम्स का पर्पस क्या है, व्हाई दिस स्कीम्स आर हैपनिंग, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, कोई पर्पस से हो रहा है। तो इसका मेन डेवलपमेंट है एक अम्ब्रेला स्कीम, जो कि 2026 को ही टारगेट में लेके किया गया है। इसको बोलते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डे एनआरएलएम। ये एक स्कीम नहीं है, ये डे एनआरएलएम का टारगेट है। टारगेट ये है कि 3 करोड़ वुमेन्स को डे एनआरएलएम के नेटवर्क से एक साल का अर्निंग 1 लाख करना है। इन थिंक कि पीपल हु आर नॉट एबल टू इवन अर्न 1K अ मंथ कैन अर्न 8K अ मंथ। ठीक है, और फिर इस तरह से वो एक साल में 1 लाख तक कमा सकते हैं। ये इन इन सारे सब स्कीम्स का गोल है। सब स्कीम का मतलब हो गया कि डे एनआरएलएम के अंदर जो हमने अभी स्कीम्स पढ़ा, डीडीयू, जीकेवाई, फिर एजीएसवाई, ये सारे स्कीम्स जो है वो डे एनआरएलएम के अंदर सब स्कीम है। एसएचजी वुमेन फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू सस्टेनेबिलिटी। तो अभी क्या है, अगर आपको 1 के मंथ मिल रहा है तो आप जो सरवाइव कर रहे हो। पर अगर आपको 1 लाख साल का आने लगेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि आपकी लिविंग कंडीशन पहले से तो बेटर ही हो जाएंगी। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं बास्केट अप्रोच। बास्केट अप्रोच का ये मतलब है कि मान लो कि जो वुमेन पहले किसी एक स्कीम के थ्रू पैसे कमा रही है, मान लीजिए कि आपके घर में अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, यू कैन कांट अर्न लैक्स, राइट। लेकिन अगर हम इस चीज को 5-6 जगह इनकम हमारा हो जाए, सी बात है कि हमारे सोर्सेस बढ़ जाएगा इनकम का, तो फिर हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो बस वही बास्केट अप्रोच करता है कि अगर एक वुमेन एमकेएसपी स्कीम के थ्रू एग्रीकल्चर से पैसे कमा सकती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह ऑर्गेनिक बना के, वो सेम औरत उस चीज को एक ग्रोसरी शॉप खोल के या फिर एक फर्टिलाइजर शॉप खोल के उसको बेच भी सकती है डायरेक्ट। या इसमें ये भी कंपोनेंट है, साथ में अपने साथ वो लाइफ स्टॉक्स वगैरह रख सकती हैं। एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, तो बेसिकली शी कैन कैरी लाइफस्टॉक्स विद हर। अभी सब स्कीम्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, दे आर टूल यूज्ड टुगेदर। पहले था कि अगर आप ये स्कीम यूज कर रहे हो तो वो स्कीम नहीं यूज कर सकते। अब गवर्नमेंट ने किया है कि नहीं, आप सारे स्कीम को यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच बेनिफिट यू कैन क्लेम। आई होप दिस वाज क्लियर। अभी सी, if the data shows a woman is only earning 60,000, the system flags her. The local CRP यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ये ऑफर करता है ट्रेनिंग उनको। जैसे कि आप मान लो कि आप एमकेएसपी कर रहे हो
और मान लो कि आप एजीएसवाई स्कीम, 2 स्कीम आप यूज कर रहे हो, तो इससे आपका 60K तक ईयरली बन जा रहा है। बट क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि आपको 1 लाख तक एटलीस्ट ईयरली कमाना है, तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन यहाँ पे विद अ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंड दे विल से कि आप आरएससीटीआई के थ्रू ट्रेनिंग ले लें। तो ट्रेनिंग लेने के बाद हो सकता है कि आप एसवीईपी के थ्रू अपना कोई शॉप खोल सकते हो। तो इसके बाद क्या होगा कि एटलीस्ट आपका अर्निंग 60,000 से 20 प्लस 20 के कंपोनेंट के थ्रू बढ़ सकता है, और इस तरह से गवर्नमेंट का 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा जब वो गैप को फिल कर देंगे। अब जो अभी तक हमने पढ़ा, एक सेकंड, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डे एनआरएलएम है, इसके अंदर डीडीयू-जीकेवाई है, इसके अंदर फिर हमारा एमकेएसबी है, इसके हमारा एजीएसवाई है, ये सारे स्कीम्स को हमने पढ़ा। इसको हम कहेंगे इंटरनल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि डीएनआरएलएम मेन स्कीम है और ये सारे स्कीम्स उसके सब स्कीम्स हैं, जैसे कि एमकेएसपी, एसबीईपी, आरएससीटीआई, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये सारी स्कीम अभी तक हम किस मिनिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इस सारे स्कीम्स को अभी तक पढ़ रहे थे। अब एक्सटर्नल वेज है, जरूरी तो नहीं है कि 1 लाख अर्न करने के लिए, मान लो कि कोई ये सारी चीज से फेमिलियर नहीं है पर उसके पास कुछ अलग स्किल्स है, तो गवर्नमेंट को उस चीज को भी बूस्ट करना है, राइट। तो यहाँ सरकार लेके आती है नमो ड्रोन दीदी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, पीएम सूर्य घर एंड मार्केट लिंकेज थ्रू ई कॉमर्स। नाउ वी विल सी दैट। तो वी मस्ट लुक एट द एक्सटर्नल रूट्स एज स्पेशलाइज्ड बूस्टर प्रोग्राम, दिस आर नॉट द इंटरनल प्रोग्राम्स बल्कि एक्सटर्नल बूस्टर्स प्रोग्राम कनेक्ट्स हर टू अमेजन फ्लिपकार्ट सो शी कैन सेल टू होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट हर विलेज। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू मैनेज किया जाता है, लेकिन इसका वही टारगेट है कि डे एनआरएलएम के थ्रू जो हम एसएचजी को कन्वर्ट कर सकें। बेसिकली ये स्कीम इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये साथ में कन्वर्जेंस का भी काम करती हैं डे एनआरएलएम के लिए, ठीक है। बाकी जो अभी तक हमने इंटरनल स्कीम्स पढ़ा था, ये एनआरएलएम का ही कंपोनेंट है और ये सिर्फ एनआरएलएम के लिए काम करती है। तो फिर अगर आपके एग्जाम में एनआरएलएम का कंपोनेंट आता है, तो आप उसमें इंटरनल डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डे एनआरएलएम का कंपोनेंट नहीं है, बल्कि लखपति दीदी का कंपोनेंट है। और लखपति दीदी क्या है? ये एनआरएलएम का बेस है कि इतना कुछ हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा नमो दीदी ड्रोन स्कीम है। सो दिस इज नंबर वन, यू विल रिमेम्बर दिस इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट दिस इज इंडिपेंडेंट स्कीम। ये वो 19,000 करोड़ के अंदर नहीं आ रहा है, इसको गवर्नमेंट ने अलग से बजट एलोकेट किया है, लेकिन इसके थ्रू भी क्योंकि विमेन आर अर्निंग, तो इसको हम डे एनआरएलएम के कन्वर्जेंस का पार्ट ऐड कर लेते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अगर कहीं भी आप देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा कहीं भी नहीं लिखा रहता, ये बस समझने के लिए। क्योंकि इंडिया में लेबर शॉर्टेज इतना ज्यादा है और प्राइमरली गांव के स्तर पे मोस्टली मेंस आर वर्किंग, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली वुमेन्स को सपोर्ट किया है यहाँ पे थ्रू ड्रोन दीदी कंपोनेंट। तो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी यहाँ पे हमें 15,000 वुमेन को गवर्नमेंट चूज करती है, जिसमें से उनको एक ड्रोन किट दिया जाएगा और एक एडिशनल लेडीज को हर एक ड्रोन किट के साथ ऐड किया जाएगा। क्यों? ताकि एक को ड्रोन कैरी करने का ट्रेनिंग दिया जा सके, और मान लो कि ड्रोन में कोई इश्यूज आ जाते हैं तो दूसरी को उसको फिक्स करने का कंपोनेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट आपको 10 लाख देगी पर ड्रोन, जिसमें से 8 लाख गवर्नमेंट पहले ही सब्सिडाइज कर दे रही है, ठीक है। यानी कि 80% का सब्सिडी है, और बाकी का 20% का जो पेमेंट है वो आप लोन लेके गवर्नमेंट से ही कर सकते हो, एंड द लोन रेट्स आर अगेन सब्सिडाइज। सो आई गेन होप कि आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मतलब क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड।
फिर से एक बार समझाऊँगी क्योंकि आई नो एक बार में नहीं घुसता है, दिमाग में मेरे ही नहीं घुसता है तो किसी और के कैसे घुसेगा। अभी हमने पढ़ा डे एनआरएलएम है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग एक बार में। ठीक है, डे एनआरएलएम के अंदर अब हमें कंपोनेंट पढ़ा हमने इंटरनल कंपोनेंट बोल के। ठीक है, तो ये इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि अभी हमने इसके अंदर के स्कीम पढ़े, डी डी यू जी के वाई पढ़ा, फिर हमने एम के एस पी पढ़ा। राइट, एक बार इसको पीछे देख लेते हैं तो समझ में आ जाए। अभी हमने एनआरएलएम पढ़ा और फिर इसके अंदर हमने स्कीम पढ़ा डी डी यू जी के वाई। उसके बाद हमने पढ़ा आर एस सी टी आई एस वी पी, एक स्कीम एम के एस पी पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा एक सेकेंड एजीवाई एजीवाई स्कीम। ठीक है, उसके बाद ये सारे स्कीम्स का टारगेट क्या है, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये सारे स्कीम्स का टारगेट ये है कि हमें साथ में काम करके एक लखपति दीदी बनानी है। और ऐसे टारगेट गवर्नमेंट ने 3 करोड़ औरतों के लिए लिया है कि 3 करोड़ वुमेन्स को हमें 1 लाख ईयरली इनकम ब्रैकेट में लाना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का गोल है। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ये सारी स्कीम्स तो यूज कर रही है, पर क्योंकि ये सारी स्कीम्स इनफ नहीं है अगर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को ऐड करती है। ये जो कंपोनेंट्स है ये लखपति दीदी को सपोर्ट तो कर रहे हैं क्योंकि इनका भी वही टारगेट है, पर ये डायरेक्टली डे एनआरएलएम का कंपोनेंट नहीं, क्योंकि डे एनआरएलएम का जितना भी कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और अभी जो हमने पहला ड्रोन दीदी पढ़ा ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। इसका बजट डे एनआरएलएम से कनेक्टेड नहीं है। और पहले का जो 19,000 करोड़ का हमने बजट पढ़ा ये डे एनआरएलएम का ही बजट है। आई थिंक दिस वाज इनफ टू क्लियर इट। दूसरा स्कीम हम अभी हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि इसके लिए 15,000 सक्सेसफुल एसएचजी का सिलेक्शन होगा। इसमें से एक वुमेन ऑफ द ग्रुप इज ट्रेन्ड एज ड्रोन पायलट, जिनको 15 डेज का कोर्स कराया जाएगा, और बाकी दूसरी की ड्रोन टेक्नीशियन। ठीक है, टू हैंडल द रिपेयर्स। तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी 10 लाख का ड्रोन प्लस स्प्रेइंग किट, जिसमें से 80% गवर्नमेंट पहले ही सब्सिडाइज कर देगी और 20% गवर्नमेंट आपको उस पर भी सब्सिडाइज लोन देगी, ताकि आप उसको आराम से धीरे धीरे लो इंटरेस्ट में रीपे कर सको। और मान लो कि फार्मिंग सीजन है, अचानक से बहुत ज्यादा वीड्स लग रहे हैं, पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं, सो इस टाइम पे ड्रोन दीदी वीड स्प्रे वगैरह के थ्रू ही इजीली 50 to 80,000 कमा सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसी हिसाब से मार्केट प्राइस डिसाइडेड है, वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो इससे क्या होगा कि जो 1 लाख का गवर्नमेंट का टारगेट है पर दीदी, तो वो चीज ऐड हो पाएगा। ठीक है, नाउ कम्स द सेकंड कंपोनेंट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट है, MNRE। इसको बोलते हैं पीएम सूर्य घर। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्रीन एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 तक का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है। अब इसके लिए भी क्या फिर से एसएचजी वुमेन्स को टारगेट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सबसे पहले उनको उनके ही घर पे इंस्टॉल कराया जाएगा, जिससे उनको खुद ही 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी। और उसके बाद फिर वो दूसरी जगह करेंगी तो उससे उनकी अपनी अर्निंग भी होगी। तो सेविंग्स प्लस अर्निंग्स, द नेट इनकम। SHG women are trained through the Skill India Digital Hub to become solar installers and maintenance work। और उसके बाद एडवांस एसएचजी को इनकरेज किया जाता है ताकि वो डीलर्स बन सके सोलर कंपोनेंट का। सिर्फ यहाँ पे विमेन्स को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने घर में लगाओ और आप दूसरों के घर में लगाओ, यहाँ तक कि उनको शॉप्स भी करने के लिए बोला जा रहा है कि आप मार्केट डीलर बनो बीच का। ठीक है, अब इनकम एनालिसिस समझेंगे कि बाय इंस्टॉलिंग सोलर ओन होम एक विमेन 15,000 से 20,000 एनुअली इजीली बचा सकती है ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और सर्विस इनकम एज ए टेक्नीशियन सी अर्न्स अ फी फॉर एवरी इंस्टॉलेशन, राइट।
तो इससे हमारा कौन सा स्कीम हमको समझ आ गया, ये है पीएम सूर्य घर एंड दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका मतलब है कि ये एनआरएलएम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लखपति दीदी इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका बजट दूसरा है। हम बजट इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो फिर अभी बजट आएगा फरवरी में, फिर हो सकता है कि बजट रिवाइज होगा, तो दो तरह का बजट याद करना एक तरह से मेसी हो जाएगा। तो जैसे जैसे नया बजट जब आएगा तो फिर हम सारे स्कीम्स पढ़ेंगे। अभी हम स्कीम्स को समझ लेंगे क्योंकि एक बार में सारा स्कीम्स वैसे भी नहीं याद होने वाला। अभी यहाँ तीसरा रूल क्या आया, मार्केट लिंकेज एंड ई कॉमर्स का। ठीक है, अभी देखो कंपोनेंट में पहला क्या है, मार्केट लिंकेज क्या मतलब होता है कि हम यहाँ गांव में कोई सामान बना रहे हैं, पर औरतों के पास इतना सोर्स या स्कोप नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट से कैसे हम कनेक्ट होए। हमको कोई चीज बनाना आता है लेकिन हम मार्केट से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, ये चीज गवर्नमेंट आंसर किया है। सबसे पहला तो जीईएम कंपोनेंट, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस, मार्केट लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑन जेम फॉर एसएचजी, अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात चल रही है, इसको हम बोलते हैं सारस कलेक्शन। सारस कलेक्शन में क्या होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस में कभी खादी के शॉल्स का काम होता है, कभी मान लो कुछ हैंडक्राफ्ट बना के देना पड़ता है, तो जो गवर्नमेंट एक दूसरे में एक दूसरे को एम्प्लॉयज देते हैं, ये इसका प्राइमरीली बाइंग सोर्स कहाँ से है, डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से गवर्नमेंट परचेज कैसे करती है, थ्रू सारस कलेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना अपलोड करो, गवर्नमेंट देखेगी और डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर लेगी। The government is the largest buyer in India. Getting a government order provides an SHG with a massive guarantee. अब मान लो कि अचानक से 1000 शॉल्स का जरूरत है, गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, एसएचजी ग्रुप में जो लोग बनाते होंगे वो बनाएंगे, फिर जो एक का काम होगा उसको ऑनलाइन डालना, दूसरे का काम होगा उसको डिलीवर करना। तो इस तरीके से हर सेक्शन में एक भी अर्निंग हुआ, राइट। सो एवरीबडी एवरीथिंग इज लीडिंग टू एट द एंड इन इनकम ओनली। अब ये तो एक तरीका था मार्केट लिंकेज का। पहला तरीका मार्केट से लिंक होने का कौन खुद था, गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट दूसरा क्या कहता है कि प्राइवेट ई कॉमर्स से हुई है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी हम लोग का शॉपिंग है, और प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि पहला गवर्नमेंट था। तो जैसे कि इसके लिए भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोग्राम लाइक अमेजोन सहेली एंड फ्लिपकार्ट समर्थ। ठीक है, ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, रूरल आर्टिशन के लिए। तो उनको सिखाया जाता है कि आपने ये पेंटिंग बनाई तो अब इस पेंटिंग का फोटो आप खींचना डालो, इसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर अब ये पिक्चर किस चीज की है, इसको लिखना सीखो, इसको बोलते हैं कैटालॉगिंग। ठीक है, और शिपिंग का उनको कोई वरी नहीं होता है कि हाँ हमने बनाया तो हमें पहुंचाना पड़ेगा, नहीं, आप बना के रखो, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट खुद ही डिलीवरी लेने आते हैं। इसको कहते हैं विलेज ब्रांडिंग। यानी कि मान लो इससे क्या होता है, मान लो कि मिथिला का कोई एरिया है जिसका पेंटिंग बहुत फेमस है, तो अब मान लो कि उन लोगों ने बनाया, फोटो डाला, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, इन सब चीजों की ट्रेनिंग हुई, फिर बंदा आया लेके गया। अब धीरे धीरे अगर अच्छा पिक्चर है तो वो पॉपुलर होने लगा, तो अब कैसे कोई भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, मिथिला की पेंटिंग है, तो मिथिला मिथिला मिथिला, इस तरीके से विलेज की ब्रांडिंग हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो अभी बिल्कुल न्यू है वो है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो दिस इज नथिंग जस्ट ब्रेकिंग द वॉल्स। ब्रेकिंग द वॉल्स मीन्स कि मान लो कि ओएनडीसी इज ए सिंगल प्लेटफॉर्म जिसपे बहुत सारे कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओएनडीसी के अंदर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मैजिक पिन है, पेटीएम है, अलग अलग चीजें हैं। तो आपने एक ओएनडीसी पे फोटो डाल दी, अब ये फोटो ऑटोमेटिकली इन सारी जगहों पे चली जाएगी, तो कोई कहीं से भी खरीद सकता है, तो बार बार अलग अलग जगह अपलोड करने का झंझट ही नहीं है। चौथा स्कीम है विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, ये आर्टिफिशियल रूट भी इसको बोला जाता है, ये स्किल एंड टूल मॉडर्नाइजेशन। मान लो बहुत सारा स्कीम ऐसा है जो कि अदर देन है, जैसे पॉटरी हो गया, वीविंग हो गया, टेलरिंग हो गया, तो रूरल रूरल वुमेन ये सारे
चीज़ों से ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड रहती हैं, बट दे कांट यूटिलाइज़ इट फॉर अर्निंग मनी, राइट? ऑन ए मार्केट लेवल। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि विश्वकर्मा स्कीम में एक तो आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अब वो सर्टिफिकेशन के थ्रू आपका आर्टिसन आईडी कार्ड बन जाता है, ठीक है? और इससे आपको प्रोफेशनल स्टेटस मिल गया कि हाँ, शी बेसिकली डज दिस और ही बेसिकली डज दैट। तो इसके बाद आपको बैंक लोन इजीली मिलेगा और एक्सपोर्ट लाइसेंस इस प्रोफेशनल स्टेटस और इस आईडी कार्ड के थ्रू मिल जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है फिर से, गवर्नमेंट आपको 15,000 तक का ई वाउचर देती है कि इसके थ्रू आपको आप सिर्फ अपने जॉब से रिलेटेड ही सामान खरीद सकते हो, अदर पर्पस के लिए ये यूज नहीं हो सकता। ये एक डिजिटल कूपन की तरह है। मान लो कि कोई टेलरिंग कर रहा है, अब उनको इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन का जरूरत है, तो वो डायरेक्टली इस 15K के थ्रू खरीद सकती है, ठीक है? तो मैनुअल टूल से वो जितना काम कर पाती है उससे ज्यादा काम शी कैन डू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और इसके लिए कोलैटरल भी देगा गवर्नमेंट। कोलैटरल हमने ऑलरेडी फाइनेंस में पढ़ लिया है, पर फिर भी बता देती हूँ कि मान लो कि मैं लोन लेने गई, एक हो गया मेरा अनसिक्योर लोन, एक हो गया मेरा सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब हो गया मैं 10,000 तक का गोल्ड लेके गई, तो बैंक ने मुझे इमीडिएटली 10K इन कैश दे दिया। इनसिक्योर लोन का मतलब हुआ कि मैं अपना घर दिखा रही हूँ कि ये मेरा घर है, आप अभी के लिए इसको रखो, पर मतलब मैं रिटर्न जब करूँगी पैसे तो दे देना। अब ये क्या है, एक लार्जर लोन है तो गवर्नमेंट को रिस्क है कि कितना भी पैसा है, हाउस कांट मैनेज फॉर इट, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट कोलैटरल ले लेता है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि शी डजंट नीड टू प्लेज हर हाउस। एक सेकंड। हाँ, शी डजंट नीड टू प्लेज हर हाउस और लैंड टू गेट लोन। तो पहले सरकार यहाँ पे आपको पीएम विश्वकर्मा के थ्रू 1 लाख देगी, और जब आप इस 1 लाख को रीपे कर दोगे तो आपको और 2 लाख तक का लोन इजीली मिल सकता है। बस इतना ही था डीएनआरएलएम के बारे में जो हमको पढ़ना था। और इससे लखपति दीदी का क्या कॉन्ट्रो है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया है कि डीएनआरएलएम किस चीज के लिए काम करता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या सेल्फ वेज स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं: सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल लाइवलीहुड्स। ये अगर ऐसे देखा जाए तो नंबर 1 सोशल मोबिलाइजेशन है, दूसरा सोशल इंक्लूजन है, 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन है, 4 सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, ठीक है? ये सारा चीजें पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर विलेज लेवल और क्लस्टर लेवल पे काम करती है। फिर हमने देखा कि इसका अदर कंपोनेंट्स क्या है, इसके अंदर कितने सारे स्कीम्स आते हैं। तो पहला स्कीम हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पढ़ लिया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए है। वेज लेवल पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, जो कि हमको एम्प्लॉयर बना रहा है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए, और वहाँ वेज लेवल पे था। उसके बाद हमने पढ़ा एमकेएसपी यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो फिर ये हमारा नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के लिए है, यानी कि इससे हम लोग कृषि सखी को समझ पाते हैं, ठीक है? चौथा स्कीम आ गया हमारा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो बेसिकली व्हाट यहाँ पे हम नैनो एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये सारे स्कीम मिलके कन्वर्जेंस किस चीज का करते हैं, तो ये लखपति दीदी इनिशिएटिव का करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या थे, इंटरनल थे, यानी कि दे एनआरएलएम के 19,000 करोड़ के बजट में आते हैं। ये जो 19,000 करोड़ का बजट है, ये 2025-26 के लिए दिया गया था। पर हो सकता है कि अभी जब 2026-27 का बजट आएगा तो इस कंपोनेंट को रिवाइज कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बजट को मेंशन नहीं किया है, बिकॉज फिर हमें ऐसे दो दो डेटा याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ आता है बास्केट अप्रोच। तो हमने बास्केट अप्रोच को ऑलरेडी समझ लिया है कि अगर एक स्कीम से somebody कैन अर्न टिल 60,000, तो फिर हम यहाँ 2-3 स्कीम मर्ज करेंगे तो ये जो 40,000 का गैप है, जो कि 1 लाख को कंप्लीट होने में मिसिंग है, ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और ऑब्वियसली अगर इंटरनल चीजों के थ्रू ये गैप नहीं मेट हो पा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्किल्स को ऐड कर देंगे। एक्सटर्नल स्किल्स में हमने 2-3 स्कीम पढ़े। एक तो नमो ड्रोन दीदी,
फिर यहाँ हमने दूसरा पढ़ा पीएम सूर्य घर और तीसरा हमने पढ़ लिया मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज कैन बी डन थ्रू 3 पोर्टल्स। पहला हमने पढ़ा गवर्नमेंट का, दूसरा हमने पढ़ा प्राइवेट ई-कॉमर्स का और तीसरा हमने पढ़ा ओएनडीसी का, राइट? And lastly, this is Vishkarma scheme. Vishkarma scheme is a totally different component. This is made for the artisans. और इसके लिए गवर्नमेंट अलग से पैसे दे रही है 1 लाख और उसके बाद जब आप 1 लाख को रीपे कर दोगे तो आपको 2 लाख। और ये जो लोन्स हमें मिल रहा है ये भी हमें सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है। तो आई थिंक दैट दिस वीडियो हैज हेल्प यू विद द दे एनआरएलएम कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये स्कीम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो दूसरा स्कीम्स है वो मैं कल पोस्ट कर देती हूँ। टिल देन थैंक यू। और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का वीडियो भी शाम तक पोस्ट हो जाएगा।